हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मुला पेरियार डैम को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हीराकुंड डैम को लेकर के। तो हीराकुंड डैम को अगर हम मैप में व्यू करें, हमारे इंडिया का जो ओडिशा स्टेट है वहाँ पर महानदी रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है हीराकुंड डैम को। ये जो हीराकुंड डैम है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट अर्थन डैम के रूप में लोकेटेड है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी रिवर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे, इसमें से जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हीराकुंड डैम मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के रूप में। अब अगर कुछ अदर फैक्ट्स की हम बात करें, कुछ टाइम पहले ही हीराकुंड डैम में कुछ आइलैंड्स हैं और उनमें से जो कैटल आइलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। कैटल आइलैंड को पहले आप थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए कि जब हीराकुंड डैम का फॉर्मेशन किया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, तो यहाँ पर कुछ विलेजेस होंगे, उन विलेजेस को डिस्प्लेस किया गया। तो वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो उस एरिया को छोड़ करके दूसरी जगह जा करके रहने लग गए, लेकिन उनके जो एनिमल्स हैं वो वहीं पर छूट गए। जी धीरे धीरे जब वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ तो जो एनिमल है उसका वहाँ का जो हिली रीजन होगा उसके टॉप मोस्ट लेवल पर जा करके रहने लग गई। अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो आइलैंड है हीराकुंड डैम में कैटल आइलैंड, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैटल एनिमल्स ही पाए जाते हैं। कोई भी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, पीपल जो है वो नहीं पाया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो ओडिशा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट उन्होंने स्टार्ट किया है, ये डिसाइड किया है कि जो कैटल आइलैंड है हीराकुंड डैम में उसका फॉर्मेशन किया जाएगा एक साइट सीइंग डेस्टिनेशन के रूप में, जिसकी वजह से हीराकुंड डैम का जो कैटल आइलैंड है वो न्यूज़ में रहा था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। स्टार्टिंग टाइम में जब वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था, रेन वाटर को या फिर जो रिवर्स हैं उनके वाटर को स्टोर किया जाता था, तो उसका एक मेन रीजन होता था कि एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इस वाटर का यूज़ ना सिर्फ इरिगेशन के लिए किया जाता है बल्कि और भी अदर पॉइंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, इन सारे पॉइंट्स के लिए इस वाटर का यूज़ किया जाता है। और इसीलिए इन प्रोजेक्ट्स को मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के नाम से जानते हैं। मतलब जब किसी एक से ज़्यादा पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए किसी काम को किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़। सिंपल, ओके। तो ये हमने हीराकुंड डैम से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस किया। अब हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर ये एक इम्पोर्टेंट इमेज है, जहाँ पर जो इंडिया गेट है और अमर जवान ज्योति जो है उसकी इमेज यहाँ पर शो कर रखी है। यहाँ पर ये कह रखा है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अमर जवान ज्योति और इंडिया गेट वाला जो रीजन है वो काफ़ी डेजर्टेड लुक देता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर रेगुलर जो फ्लेम जलती रहती थी उसको प्रेजेंट टाइम में इसी साल रिप्लेस कर दिया गया और नेशनल वॉर मेमोरियल में उसको शिफ्ट कर दिया गया था। और अभी यहाँ पर आप सभी को पता है कि एक इन्वर्टेड राइफल हुआ करती थी अमर जवान ज्योति पर, और उस पर सोल्जर का जो हेलमेट है वो उसके ऊपर लगा होता था। अब इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ अमर जवान ज्योति एंड व्हाट इज़ नेशनल वॉर मेमोरियल। देखो ये जो आर्टिकल है वो हमारे जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। इसके अलावा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें अमर जवान ज्योति की, तो अमर जवान ज्योति जो है इस तरीके की यहाँ पर होता था। जो गन है वो इस तरीके से लगी होती थी और ये हेलमेट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर लगा होता था। तो अमर जवान ज्योति जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था 1971 में, जो बांग्लादेश वॉर हुआ था। बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए जो वॉर हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान ने अपना प्रोटेस्ट किया था वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ में, तो इंडिया ने इसका साथ दिया था। उस टाइम में हमारे इंडिया के जो सोल्जर जिन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्हीं को डेडिकेटेड करने के लिए अमर जवान ज्योति को एस्टेब्लिश किया गया था। फिर इसके पहले भी जिन भी वॉर में हमारे जो भी सोल्जर्स ने अपना सेक्रीफाइस किया था कंट्री के लिए, उन सभी को डेडिकेटेड किया गया बाद में अमर जवान ज्योति को। 1972 में उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी,
उन्होंने रिपब्लिक डे पर इसका इनॉग्रेशन किया था आफ्टर इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971। तो ये इसका मेजर रीजन था। जो इंडिया गेट है इसका फॉर्मेशन इस तरीके से किया गया था कि हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडिया गेट पर जो भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें लिख रखी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, और उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट वॉर हुई इसमें जो सोल्जर्स ने हमारा पार्टिसिपेशन किया उनको लेकर के वहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है। तो ये तो हमने अमर जवान ज्योति से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स देखे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल का फॉर्मेशन इस तरीके से किया गया था कि हमारे इंडिया में अलग अलग वॉर को लेकर के, अलग अलग वॉर में जो भी सोल्जर्स ने अपना सेक्रीफाइस किया उनसे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उन सभी को एक जगह ही कंपाइल किया जाए। इसी के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल का जो फॉर्मेशन है उसका फाउंडेशन रखा गया था। 2019 में इसका इनॉग्रेशन किया गया। जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो इसको इस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है। सबसे सेंटर में अगर हम देखें तो अमर चक्र है, यहाँ पर वो ही अमर जवान ज्योति की तरह यहाँ पर रेगुलर फ्लेम जलती रहती है, और इसीलिए उसको रिप्लेस किया गया है कि दो अलग अलग जगह जो काम सेम ही पर्पस के लिए, सेम ही टारगेट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए अलग अलग जगह जो वर्क है वो क्यों किया जाए, तो दोनों को एक जगह मर्ज कर दिया गया है। तो ये सबसे पहले अमर चक्र है। उसके बाद में अगर हम देखें तो वीरता चक्र है जो सर्किल ऑफ ब्रेवरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगर हम थर्ड नंबर पर देखें तो त्याग चक्र है जिसको सर्किल ऑफ सेक्रीफाइस के नाम से जानते हैं। अमर चक्र को सर्किल ऑफ इमोर्टिलिटी, और लास्ट में है रक्षक चक्र जिसको सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये नेशनल वॉर मेमोरियल है जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली नेशनल वॉर मेमोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो चक्र है इनको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सीरीज में इनका किस तरीके से इनको एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर मंकी पॉक्स को लेकर के हमारे इंडिया में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो कोई भी मंकी पॉक्स से रिलेटेड जो केस है वो इंडिया में देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर भी इंसिडेंट देखने को मिले। इसीलिए कुछ टाइम पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरीके से मंकी पॉक्स के रिजल्ट, इन मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, उसी के बेसिस पर उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये बात क्लियर की थी कि मंकी पॉक्स को लेकर के आप सभी को अलर्ट तरीके से ध्यान रखना है कि जो केसेस ग्लोबली लेवल पर सर्च हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, उनको हम क्लोजली ट्रैक कर पाएँ। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मंकी पॉक्स वायरस। देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो एक तरीके से जो कंट्री हैं, जो हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है वहाँ से इसका आउटब्रेक हुआ था सबसे पहले, और अभी 2017 से जो मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 2017 में नाइजीरिया में केसेस देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद में अदर कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हुए, लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में यूरोपियन कंट्रीज़ में इनके जो केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। देखो जो मंकी पॉक्स वायरस जो है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस है, मतलब ये उसी वायरस के जीनस में आता है जहाँ पर वेरियोला वायरस भी होता है जो स्मॉल पॉक्स जिसकी वजह से होता है, या फिर वैक्सीनिया वायरस जहाँ पर होता है जिसकी वजह से जिसका यूज़ करके जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया था। मंकी पॉक्स से रिलेटेड अदर बेसिक फैक्ट्स को अगर हम देखें तो ये जूनोसिस डिजीज़ है। जूनोसिस डिजीज़ क्या होता है? वो डिजीज़ जो इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती है, और ट्रांसमिशन का जो ट्रांसफ़र होता है एनिमल से, इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में, उसको जूनोसिस डिजीज़ बोलते हैं। और यहाँ पर किस तरीके से होता है? ब्रोकन स्किन, जैसे आपके स्किन पर कोई कट लगा हुआ है तो उसके थ्रू भी, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसके थ्रू भी, म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आईज, नोज़, माउथ, इनके थ्रू भी इसका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस कुछ बेसिक फैक्ट्स है मंकी पॉक्स को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिजीज़ को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी कुछ टाइम पहले हमने एक इशू देखा था कि इंडिगो की फ़्लाइट जो है उसमें एक चिल्ड्रन जो उसको कुछ स्पेशल नीड्स थी उनको लेकर के उनको फ़्लाइट में जाने नहीं दिया। जो भी स्टाफ था इंडिगो का उन्होंने वहाँ पर मिसबिहेव किया। इसके बाद में इसको लेकर के बाद में जब केस रजिस्टर हुआ तो DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 5 लाख का इंडिगो के ऊपर पनिशमेंट फाइन लगाया है। और जो बॉय जिसको डिनाई किया गया था उसको लेकर रांची एयरपोर्ट पर ये इंसिडेंट हुआ था लगभग 1 महीने पहले।
एक व्हील चेयर बाउंड बॉय था जिसको उसके पेरेंट्स के साथ में वो कहीं जा रहा था, तो बोर्डिंग करने से उनको मना कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था। बाद में जब केस रजिस्टर हुआ तो डीजीसीए ने इसको लेकर के अब अपना फैसला सुनाया है 2020 में। देखो, सबसे पहले तो 3 मेंबर का यहाँ पर एक पैनल बनाया गया। पैनल ने इस इशू को अच्छे से मतलब एग्जामिन किया। बाद में उन्होंने पाया कि जो भी इंडिगो ऑफिशियल्स जो हैं, जो भी उनके स्टाफ जो था, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये केस हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद में 2020 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 में। इसमें एम्पावर किया गया था कि जैसे कि सिविल कोर्ट गए बिना ही अगर आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, कुछ फाइन्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, पेनल्टीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें एम्पावर्ड की गई थी रेगुलेटर को लेकर के कि सिविल कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, इन छोटे मोटे केसेस के लिए आप अपने लेवल पर भी इनको हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको लेकर के यहाँ पर बात रखी गई है और फाइन 5 लाख का फाइन जो है इंडिगो के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। डीजीसीए ने अमेंडमेंट के थ्रू ये बात रखी है, कैरियर्स बाय एयर पर्सन विद डिसेबिलिटी और विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी। इसमें एक एयरपोर्ट पर एक डॉक्टर रखा जाए, उससे कंसल्ट किया जाए इस तरीके के जो भी पैसेंजर हैं उनको लेकर के, और फिर उनका जो भी ट्रैवलिंग है उनको इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, इसमें बताया गया है कि देखो, जो मैरीटाइम इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के एक वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट करवाएगी इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन इंफॉर्मेशन सेंटर के ऊपर। और इसमें बहुत सारे जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने इसको यहाँ पर मतलब उन्होंने अपनी रीच यहाँ पर की, और जो भी ये इशू हुआ, जो भी ये डेलीगेशन आए, उन सभी ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से मैरीटाइम को लेकर के हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया को लेकर के प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये इंडिया इंफॉर्मेशन सेंटर जो है उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और इसी को लेकर के वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, वहाँ पर अदर कंट्री जो हैं वो अपने ऑफिसर्स को यहाँ पर अपॉइंट करती हैं, ताकि मैरीटाइम को लेकर के, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के जो भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी की जानकारी सभी कंट्री जो हैं यहाँ पर रख सके। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया का जो मैरीटाइम रोल है उसमें कुछ हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट अलग अलग पॉइंट पर जो होना चाहिए उसमें कुछ कमी आ रही है, कुछ लैक है, जिसकी वजह से जो मैरीटाइम रोल जो है उसको इंश्योर, उसको एम्पावर करने में जो हम अपना एक बिग रोल प्ले कर सकते हैं, उसमें कुछ हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन। इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, देखो 2018 में इस सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें ये बेसिक बातें रखी गई थी कि जो भी मैरीटाइम इश्यूज हैं उनके ऊपर जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगी, और एक रीजनल रिपोजिटरी मैरीटाइम डाटा के रूप में इस सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में 21 पार्टनर कंट्री जो हैं वो इससे लिंकेजेस हैं, 22 मल्टीनेशनल एजेंसी जो हैं वो ग्लोबली लेवल पर इससे लोकेटेड हैं, इससे अटैच्ड हैं, और यहाँ पर मिल करके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी बेसिक बातें हैं, उन सभी को यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको लेकर के अवेल किया जाता है, ताकि हर कंट्री जो है वो अपनी बेसिक बातें यहाँ पर रखें। किस तरीके से मैरीटाइम डाटा को कलेक्ट किया जाता है हर कंट्री के द्वारा, वो अपने अपने बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर रखता है, और फिर उन सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है इस एरिया को और ज़्यादा इंश्योर एंड स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट गुजरात में, और गुजरात में उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 8 साल से रेगुलर वर्क कर रही है, और इन 8 सालों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इंश्योर करने की कोशिश की है कि किसी भी वजह से जो हमारी कंट्री है उसको सेम ना उठानी पड़े। हमारी कंट्री को डेवलपमेंट एक तरीके से एम्पावर्ड वे में आगे बढ़ाने की कोशिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मतलब पॉलिटिक्स बेसिस पर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो उन्होंने यहाँ पर गुजरात में अपने स्पीच में रखी हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में यूटी हैं, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्कॉलरशिप देती थी। 2011 में जो यूपीए गवर्नमेंट जिस टाइम थी उन्होंने इस स्कीम को स्टार्ट किया था, जिसमें
जो जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में 5000 स्टूडेंट जो हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रमोट करने के लिए और उनको ये फ़ंड दिए जाते थे। मतलब 5000 स्टूडेंट जो हैं वो उनको ये फ़ंड दिए जाते थे ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस स्कीम को रेगुलर रखने की कोशिश की है। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में यूटी के रूप में डेवलप किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को बाइफर्केशन कर दिया गया था। दो यहाँ पर यूटीज़ में डिवाइड करे, स्पेशल स्टेटस को रिमूव कर दिया गया और उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को उसको बाइफर्केशन कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। ओके, तो अब ये जो उनकी स्कीम है उसको रेगुलर रखा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी एक तरीके से यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको ये लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनके बेनिफिट के लिए उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करती रहती है। इसीलिए वो चाहते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन स्प्रेड हो ताकि जो भी मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फैलती है, जो स्प्रेड होती है मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन, उसकी तरफ लोग इन्फ्लुएंस ना हो करके हमारी जो इंडिया है उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें स्ट्रेंथन करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लें, यूटीज़ क्या होते हैं। ओके, देखो जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की थी 1947 में, तब इंडिया में 4 टाइप के स्टेट उस टाइम थे, 4 टाइप के स्टेट थे। उसके बाद में आप सभी को पता है हमारे इंडिया में स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारी कमीशन बने, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो धर कमीशन बना। उसके बाद में अगर हम देखें तो जेवीपी कमेटी बनी थी, धर कमीशन बना, फिर जेवीपी कमेटी बनी। 1953 में फजल अली कमीशन बनता है और फजल अली कमीशन जो है वो 1955 में अपनी बात रखता है। तो 1955 में जब फजल अली कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी तो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात रखी कि जो 4 टाइप के स्टेट हैं हमारे इंडिया में, इन सभी को मर्ज करके 2 टाइप के स्टेट बनाई जाए। और फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू ये चीज़ें इंश्योर की गई और हमारे इंडिया में 14 तो स्टेट बने और 6 यूटीज़ बने। तो ये बात आपको ध्यान में रखी है। इस तरीके से यूटीज़ का जो फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट बात आई। आप सभी को पता होगा कि जो गवर्नर है, गवर्नर की जो पोस्ट है वो इंडिपेंडेंट पोस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में बताया गया है और वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्क करने के लिए, हालांकि वर्क करते हैं पॉलिटिक्स के बेसिस पर देखिए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट अपना वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो एलजी होते हैं यूटीज़ में वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में कितने यूटीज़ हैं? 8 यूटीज़ हैं। अभी कुछ टाइम पहले दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज करके एक ही यूटी के रूप में बना दिया गया है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से स्टेट हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में स्टेट के फॉर्मेशन हैं, लेकिन पहले उनको यूटीज़ के रूप में डेवलप किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भी पहले यूटी था। इससे अलावा अगर हम बात करें तो गोवा वो भी पहले यूटी था। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी यूटी था, ठीक है। त्रिपुरा जो है वो भी यूटी था। मणिपुर जो है वो भी यूटी था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो मिजोरम है वो भी यूटी था। ये पहले यूटी थे और अभी प्रेजेंट टाइम में इनको किसके रूप में बना दिया गया है? इनको बना दिया गया है स्टेट के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था और अभी प्रेजेंट टाइम में इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके इनको यूटी के रूप में डेवलप कर दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है राजस्थान स्टेट की जो कैपिटल है। राजस्थान स्टेट की कैपिटल आप सभी को पता है जयपुर है और जयपुर में कुछ डेवलपमेंट के लिए कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ की जो हेरिटेज है, एक सेकेंड, जयपुर की जो हेरिटेज है उसको इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो इश्यूज हैं, जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम प्रॉब्लम देखें तो आप सभी को पता है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ होता है वहाँ का जो नेचुरल हैबिटाट है उनमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। तो जो हेरिटेज है उनको सस्टेनेबल बनाने रखने के लिए कि रेगुलर कोशिश की जाए कि जो भी यहाँ की हेरिटेज है उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको रेगुलर बनाए रखा जा सके। इसके लिए UN हैबिटाट जो है वो पिंक सिटी के लिए अपना
जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे यहाँ के जो ग्रीन एरियाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। इसके अलावा और भी अगर अदर फैक्ट्स की हम बात करें उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिला है। तो राजस्थान की जो कैपिटल है उसकी हाई सस्टेनेबिलिटी रेटिंग को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी जो हैं वो सिटी के एक्सपेंशन के साथ में, इसमें मेन इशू ये रखा गया है कि जैसे जैसे सिटी का एक्सपेंशन हो रहा है वैसे वैसे अर्बन बायोडाइवर्सिटी जो है उसको भी हम लोकलाइज कर सकें, उसको भी स्टेबल कर सकें, इसके लिए हम काम करेंगे। इसके लिए हम बेहतरीन तरीके से जो बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसके ऊपर काम किया जाएगा। ग्रीन कवर को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो भी एमिशन होता है उसका इफ़ेक्ट ना पड़े यहाँ की पिंक सिटी की जो हेरिटेज है, जो ट्रेडिशन है, उन सभी के ऊपर। अब इसमें फ़ंड दिया जाएगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से। तो ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या होता है, इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी उस टाइम कुछ यहाँ पर अर्थ समिट के दौरान कुछ इम्पोर्टेंट बातें रखी गई थी और उन इम्पोर्टेंट बातों में कुछ यहाँ पर कन्वेंशन हुई थी, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है UNFCCC जो हुई थी, इसके अलावा UNCCD हुई थी। इन पॉइंट्स के ऊपर वहाँ पर बात रखी गई थी कि इन सभी के ऊपर, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन इशू बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज इशू बढ़ रहा है, इन सभी को लेकर के अलग अलग पॉइंट रखा गया कि आने वाले टाइम में रेगुलर इनको लेकर के काम किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है उसी टाइम ये फंड भी एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो भी कंट्रीज़ हैं उनको एक तरीके से मनी प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने यहाँ पर जो इश्यूज हैं उनको सोल्व कर सके। तो ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, USA में। ये की फंक्शन क्या है? की फंक्शन ये है GEF के कि 183 कंट्री जो हैं वो इसमें पार्टनरशिप के थ्रू वर्क करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ग्रुप, ये सभी मिल करके जो भी नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं उन सभी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ग्लोबल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सबसे लार्जेस्ट पब्लिक फंडर के रूप में काम करता है GEF। ओके, अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो GEF जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव को फंडिंग दे रहा है, जिसमें है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके अलावा UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी और उसी के थ्रू जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो टाइम के साथ में डिग्रेड नहीं होते हैं, तो उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए इसके लिए कन्वेंशन की गई थी 2001 में। इसको आपको एक तरीके से मिसगाइड नहीं होना है। 1972 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं उसको, और उसके थ्रू UNEP को एस्टेब्लिश किया गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को, और 2001 में हुई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन। और मिनामाता कन्वेंशन मरकरी के ऊपर 2013 में जो हुई थी, इन सभी को यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करने की, इनकी मैकेनिज्म को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की कोशिश करता है GEF। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कोविड की वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर किया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 50,000 रुपीज़ का सपोर्ट देगी जिनकी फैमिलीज़ में भी कोविड की वजह से डेथ हुई है। ओके, अब यहाँ पर महाराष्ट्र में भी बहुत सारे एप्लीकेशन आए, लेकिन 60,000 जो एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर दिया है महाराष्ट्र ने कि ये कोविड-19 की जो कंपनसेशन फंड दिया जा रहा है, कंपनसेशन मनी दिया जा रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने फेक तरीके से कोशिश की है। बहुत फेक जो डाटा है, फेक जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको यहाँ पर अप्लाई किया गया, जिनके बेसिस पर ये पता चला कि 60,000 जो एप्लीकेशन है वो गलत तरीके से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की या बेनिफिट उठाने की कोशिश की जा रही है। तो उनके जो भी फॉर्म हैं, जो भी एप्लीकेशन हैं, उनको रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि ई-कॉमर्स
जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे फेक रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो इन वेबसाइट्स को कंज्यूमर का इंटरेस्ट, क्योंकि कंज्यूमर इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, तो एक फ्रेमवर्क इस तरीके का गवर्नमेंट डेवलप करेगी कि जो भी फेक रिव्यूज़ पोस्टेड होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर, ताकि आप प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सको, ताकि रिव्यू जब ऐसे रहते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हो। तो उन सभी को जो भी हमारे कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट को उनको इंश्योर किया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो एक नया फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर श्रीलंका के बारे में बता रखा है कि 50 डेज रेगुलर वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हुए हो गए हैं, और यहाँ पर रैली के थ्रू जो है वो लोग रेगुलर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि श्रीलंका में प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से वहाँ के जो डेली नीड्स के जो भी मटेरियल्स हैं उन सभी के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें फ्यूल प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हैं, एलपीजी जो सिलेंडर हैं उनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हैं, मेडिसिन हर पॉइंट पर आप देख लीजिए, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर साइंस पेज पर देखो, यहाँ पर अंटार्कटिका में एक नया बैक्टीरिया को फाउंड किया गया है। एक रेयर बैक्टीरिया है जिसको अंटार्कटिका में फाउंड किया गया है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो मंकी पॉक्स का जो 2017 में जो आउटब्रेक हुआ था उसको लेकर के बता रखा है कि किस तरीके से अगर उसी टाइम हम इसको इंश्योर कर पाते या इसके प्रोटेक्शन के लिए काम कर पाते तो ये अभी ग्लोबली लेवल पर स्प्रेड इसका नहीं हो पाता। मतलब हमने इग्नोर किया मंकी पॉक्स के आउटब्रेक को, और ये हमारी एक बड़ी गलती है, मिस्टेक है। अब यहाँ पर ये जो अंटार्कटिका के बारे में हमने देखा ना, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम बात करेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट जो पॉइंट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है हमारी अर्थ जो है वो इस तरीके से स्प्रेड है। हमारी अर्थ का जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको आप बोलते हो नॉर्थ पोल, और या जो सर्दर्न जो पार्ट है इसको बोलते हैं साउथ पोल। आप सभी को ये भी पता होगा कि जो हमारा नॉर्दर्न पोल है वो ओशियन है, और जो हमारा सर्दर्न पोल है वो अंटार्कटिका है, वो क्या है, कॉन्टिनेंट है। ओके, अभी कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। उन रिपोर्ट्स में ये देखा गया कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है, अगर हम कंपैरिजन करें ट्रॉपिकल एरिया से, तो भी ट्रॉपिकल एरिया से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा जो नॉर्थ पोल वाला जो रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल एरियाज़। इसका रीज़न ये है कि नॉर्थ पोल क्या है, ओशन है। आप सभी को पता है अगर नीचे वाटर बॉडी है तो नॉर्थ पोल में क्या रहता है, टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। टेम्परेचर कम रहेगा तो यहाँ पर आइस रहेगी, आइस। लेकिन अगर वाटर बॉडी है नीचे तो जो आइस है उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी। मतलब नीचे वाटर बॉडी है लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से आइस हो रही है, आइस यहाँ पर जमा हो रही है, लेकिन आइस जो है वो ज़्यादा हाइट तक नहीं जा पाएगी क्योंकि नीचे वाटर बॉडी है। सेम इसी तरीके से साउथ पोल पर लैंड बॉडी है, लैंड एरिया है अंटार्कटिका। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर भी आइस जमेगी, लेकिन इसकी जो आइस की जो एक तरीके से मोटाई जो है या काफ़ी हाइट तक जो आइस है वो यहाँ पर जमा हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल में सभी को पता है कि यहाँ पर वाटर बॉडी है, और वाटर बॉडी वाला जो एरिया है वो किससे घिरा हुआ है, लैंड एरिया से घिरा हुआ है। अब टाइम के साथ में ये तो आप सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से नीचे यहाँ पर वाटर बॉडी है। अब वाटर बॉडी है नीचे तो आप सभी को पता है कि ओशन में करंट्स फ्लो होती हैं। मतलब हमारे यहाँ से ट्रॉपिकल एरिया से जो वार्म वाटर करंट्स है वो यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ जाती होंगी। अब नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी तो यहाँ का जो वाटर एरिया है वहाँ पर जाकर के मिक्स भी होती होंगी ये वार्म वाटर करंट। तो कुछ तो इफेक्ट गिरता होगा जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आइस शीट है वो कम होती जा रही है टाइम के साथ में। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो लैंड एरिया से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एमिशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसकी वजह से भी जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर आइस शीट जो है वो कम होता जा रहा है। अब अगर हम देखें तो व्हाट इज़ अल्बेडो इफेक्ट। अल्बेडो इफेक्ट में क्या होता है कि अगर सनरेज जो है वो किसी आइस के ऊपर गिरती हैं तो आइस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको डाइवर्ट करता है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता, सनरेज को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट करता है। यहाँ पर सनरेज आई और यहाँ पर डाइवर्ट हुई, कुछ पॉइंट्स ही इनको एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा जो यहाँ पर टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब जब सनरेज को नहीं करेंगे तो टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम
यहाँ पर देखें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आइस शीट है वो तो कम होती जा रही है, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती जा रही है। तो जो वाटर है वो अगर हम कंपैरिजन करें आइस से, तो आइस की तुलना में, आइस के कंपैरिजन में वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है सनरेज को। इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है नॉर्थ पोल पर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आइस शीट कम हो रही है। आइस शीट कम हो रही है तो वाटर यहाँ पर दिख रहा है और वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है सनरेज को, और इसकी वजह से इसका नॉर्थ पोल पर इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं साउथ पोल की। साउथ पोल पर है लैंड एरिया। लैंड एरिया पर है बहुत मोटी आइस शीट, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब जो है सनरेज का वो कम होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर मेल्टिंग कम होता है। दूसरा इसका जो फाउंडेशन है वो है लैंड एरिया, और जब लैंड एरिया है तो अगर वार्म वाटर यहाँ पर आता भी है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लैंड शीट के ऊपर, और ये ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रही है। तो ये दोनों का रीजन है नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का। दूसरा अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो वो है अंटार्कटिका। तो आप सभी को पता है कि हाइट जितने हाइट एरिया पर आप जाओगे वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ग्राउंड लेवल से कम रहेगा। जैसे कि अगर हम हमारे इंडिया में बात करें, जैसे राजस्थान की आप बात करोगे, राजस्थान में नॉर्मल आप सभी को पता है हॉट क्लाइमेट रहता है यहाँ पर, लेकिन राजस्थान का जो माउंट आबू वाला रीजन जो है वहाँ पर क्या रहता है, टेम्परेचर कम रहता है। इसी कारण जो है वो समर के टाइम में बहुत सारे टूरिस्ट हैं वहाँ माउंट आबू वाले एरिया में जाते हैं। तो जैसे जैसे हाइट पर जाओगे टेम्परेचर और ज़्यादा कम होगा। तो इसका ये भी रीजन है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का है वो थोड़ा कम इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट हो रहा है लेकिन कम इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो डिफ्रेंशिएट है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर। आप सभी को पता है आज संडे है और संडे को इम्पोर्टेंट आर्टिकल आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि अमेरिका में एक 18 ईयर ओल्ड जो है 18 ईयर ओल्ड बॉय ने क्या किया, वहाँ की टेक्सास में जो स्कूल है वहाँ पर वो जाता है, उसके पास गन होती हैं और गन होकर लेकर के वहाँ पर वो फायरिंग करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो ये जो चीज़ें हैं वो शो करती हैं कि अमेरिका में इस तरीके के इंसिडेंट टाइम के साथ में इंक्रीज होते जाते हैं। इसका मेजर रीज़न ये है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2, जिसके थ्रू ये इंश्योर किया गया था कि वहाँ के लोग जो हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके के आर्म्स को खरीद सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया इस आर्टिकल में। देखो इससे पहले बाइडेन से पहले आप सभी को पता है मिस्टर ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और ट्रंप से पहले मिस्टर ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट थे। मिस्टर ओबामा ने कोशिश की थी बार बार कि वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन इस तरीके के एस्टेब्लिश की जाए कि गन्स का जो फॉर्मेशन है और गन्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके, लेकिन वहाँ का जो लेजिस्लेचर है US का वो उन लोग को उन रूल्स एंड रेगुलेशन को पास उन्होंने नहीं किया था। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था उस टाइम जब इस तरीके के इनिशिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ की लेजिस्लेचर ने इसके ऊपर वर्क नहीं किया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पावर्स का यूज़ करके इस तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन इंश्योर करने की कोशिश करें ताकि ये जो गन प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी आप सभी को पता है क्वेड ग्रुप की मीटिंग हुई, और क्वेड ग्रुप की मीटिंग में एक नया ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। हालांकि इसमें बोला गया है कि इसमें जो ट्रेड डील है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, और इसमें कोशिश की जाएगी, इसमें आसियान जो ग्रुप है उसके 7 कंट्रीज़ को इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड जो है, ओके, एंड US एंड वियतनाम, ये सभी जो हैं इसमें जुड़े हैं। हालांकि आसियान ग्रुप के कुछ कंट्री जो हैं उनको, जैसे कि अगर हम बात करें म्यांमार जो है, लाओस जो है, उन सभी को इसमें, कंबोडिया जो है उनको इसमें नहीं जोड़ा गया है। उसका मेजर रीज़न ये है कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना की तरफ देखने को मिलता है। तो चाइना को काउंटर करने का मतलब इसमें एक बेसिक रीज़न है, तभी चाइना को सपोर्टिव जो नेशन है वो उनका इसमें फॉर्मेशन नहीं किया गया है। ये जो ग्रुप है वो पूरे वर्ल्ड की GDP का 40% को रिप्रेजेंट करता है। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो पहले भी इस एरिया में कुछ ग्रुप थे, जिसमें TPP ग्रुप था, जिसको USS ने अपने आप को उससे पीछे कर लिया था। जब मिस्टर
ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने टीपीपी ग्रुप से अपने आप को रिमूव कर लिया था। सेम इसी तरीके से आरसीईपी ग्रुप भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, जिसमें भी इंडिया ने अपने आप को पुल बैक कर लिया था। तो एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब ये जो इनिशिएटिव है इसमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर वर्क किया जाएगा, तो 4 पिलर्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट है कनेक्टेड इकोनॉमी। कनेक्टेड इकोनॉमी में डिजिटल ट्रेड जो स्टैंडर्ड है उनको सेट किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज एंड डाटा लोकलाइजेशन के ऊपर काम किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है रिजिलियंट इकोनॉमी, जिसमें सप्लाई चेन कमिटमेंट और इसके अलावा प्राइस स्पाइक जो है उनको गार्ड करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन इकोनॉमी, जिसमें क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कट एमिशन, इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फेयर इकोनॉमी, जिसमें एनफोर्सिंग रेजिम के लिए काम किया जाएगा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन को कट डाउन किया जा सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अभी तो देखो ये एस्टेब्लिश होगा और ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगा, उन पॉइंट्स को लेकर के जब ये वर्क करेगा तब क्लियरिटी आएगी। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से यूएस तो काफ़ी लंबे टाइम से चाहता था कि एशिया वाले इस रीजन में काम किया जाए, यहाँ पर फोकस किया जाए, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश किए जाएं ताकि यहाँ की यूएस की जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो सके। और इसी के पॉइंट पर यूएस ने काम करते हुए अपना जो स्कोप है उसको इंक्रीज करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो इनिशिएटिव अच्छा है अगर यहाँ पर एक स्ट्रेंथन या फिर स्टेबलाइज फॉर्मेशन के रूप में वर्क करता है। लेकिन अगर यहाँ पर यूएस जो है इन पॉइंट को लेकर के, वैसे क्वेड ग्रुप का इंडिया भी पार्ट है, लेकिन अगर यूएस यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए अदर कंट्रीज़ को अपने अंडर करने की कोशिश करता है तो इससे कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगा। क्योंकि चाइना तो पहले भी क्वेड ग्रुप को आसियान नाटो डिक्लेयर कर चुका है। वैसे अगर हम देखें तो चाइना भी अपनी तरफ से अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। कल हमने डिस्कस किया था कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चाइना ने अपनी बात रखी है। चाइना ने क्लियर किया है कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का आने वाले टाइम में जो एक्सपेंशन है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको सॉल्यूशन के लिए हमें वर्क करना चाहिए कि इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का, देखो लोकल एरिया पे हर एरिया में कोई ना कोई ग्रुप है, तो वहीं पर उसी एरिया में उसी ग्रुप को, कॉरपोरेशन को स्ट्रेंथन अगर किया जाए तो वो ग्रुप वहाँ पर अच्छे तरीके से काम भी कर पाएगा। नहीं तो इतने ज़्यादा जो ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है एक ही एरिया में, तो ना तो वो ग्रुप बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क कर पाते हैं और ना ही उनके बहुत अच्छे रिजल्ट निकल पाते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।